मोरेजबर्ग करके एक स्टेशन था, मर्जबर्ग करके कुछ था स्टेशन, वहां रात भर वो ठंडे में रहे और एक ड्रीम लिया कि यहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं इनको इस सिविल राइट्स जो इनको डिनाई किया गया है इसको हम पूरा करा करके देखें। मोर्सबर्ग में फेंका गया था। यस, राइट, थैंक यू उमेश बाबू। तो उठा करके फेंक दो, वो एक ड्रीम लेकर के गए और फिर पूरी स्टोरी है उनकी। गांधी जी कई बार एक्सेप्ट करते हैं कि ना हमको अच्छा से बोलने आता है, ना मेरा पावर ऑफ कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग था, ना मेरा शरीर उतना स्ट्रांग था, लगातार बीमार रहते थे। गांधी जी बाद के वर्षों में जब बहुत वेजिटेरियन हो गए, फिर उन्होंने सिर्फ बकरी का दूध लेते थे, एनीमा लगातार उनको देना पड़ता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था। एनीवे, तो ड्रीम का पावर ये बताया कि वहां से वो ड्रीम लिए और ले करके फिर वहां सफल हुए, बाद में हिंदुस्तान आए। तो वो जो पावर ऑफ ड्रीम उनको समझ में आया कि हम जब ड्रीम कोई चीज का देखते हैं तो अपने अंदर जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स होता है, उसको एक्टिवेट करता है, वो सोल को जागृत करता है, सोल अकॉर्डिंगली आपको एक्शन कराता है और एक्शन से फिर उन चीजों को आप प्राप्त। हमारे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि इसमें ब्रेन के कुछ पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं, बस उस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे कि कौन सा ब्रेन का वो पोर्शन रहता है जो हम लोगों को उस चीज को जागृत करता है। लेकिन हम अभी बताना ये चाह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को किसी मोड़ पर, किसी भी स्टेज पर ये लगता है या लगना स्वाभाविक है, जब लगने लगता है कि पता नहीं ये कैसे होगा या होगा कि नहीं होगा, तो उसको, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सिंपल एक चीज सोचिए और उसको नोट कर लीजिए और पाइएगा कि ये फैक्ट है और हम इसको फील करना शुरू किए हैं। और वो चीज है कि आप अपने अंदर झांक करके देखिए, क्या आपने सपने देखना बंद नहीं कर दिया है क्या? जैसे ही आपका ग्रोथ रुकता है किसी भी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्पीकर हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे किसी प्रोफेशन में हैं, किसी चीज में है, आप जैसे ही सपनों को डिलिबरेटली देखना बंद कर देते हैं कि भाई अच्छा, गाहे बगाहे मन में, क्योंकि ब्रेन में जो है, ब्रेन का वो पोर्शन जो नेगेटिव थॉट्स को हार्बर करता है, जहां पर नकारात्मक विचार पलते हैं, उनको बहुत ज्यादा भोजन मिलता है समाज से। हमेशा उनको समाज से वही भोजन मिलता है, नकारात्मक इन्वायरमेंट के कारण। तो जैसे ही आपके मन में एक विचार आता है कि सब चीज से कुछ होता नहीं है, तो उसको इनकरेज करने लगता है ब्रेन, और ब्रेन भी इनकरेज करने लगता है और सोसाइटी भी इनकरेज करने लगता है। आप पीछे मुड़ करके सिर्फ एक चीज देखिए, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आज इस मीटिंग के बाद अपने आप से सिर्फ एक चीज पूछिए कि क्या यह सही नहीं है कि हम लोगों ने ड्रीम को देखा और ड्रीम को लिखना बंद किया है? आप एकदम सोच करके देखिए और आपको आंसर मिलेगा कि हाँ, हम लोग बंद कर दिए। अब चाहे जिस कारण से हुआ हो, लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ, लॉस ऑफ फेथ हुआ, जियोपॉलिटिकल इशू हुआ, जो भी कारण हुआ, बट वी स्टॉप्ड ड्रीमिंग। हमने सपना देखना बंद कर दिया। आज टॉपिक इसीलिए दिए थे, सपने, संबल और समर्पण। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ के बारे में बड़ी अच्छी चीजें कही गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका, दो चीज को समझिए, जब आप सपने देखिएगा तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। वेयर एवर देयर इज ए ड्रीम देयर इज ए स्ट्रेंथ। आप सोच करके देखिए ना, गांधी जी मरे टूटे शारीरिक दृष्टिकोण से इतने कमजोर गांधीयन थॉट के प्रोफेसर हैं उमेश बाबू, लेकिन सोचिए कि उस व्यक्ति को उनके सपनों ने कितना स्ट्रेंथ दिया। तो मुझको याद है, एक उस किताब में एक जगह रेफरेंस दिया है कि पहली बार जब वायसराय ने उनको बुलाया, गांधी को, गांधी से चर्चिल बड़ा हेट करता था। चर्चिल उनको हाफ नेकेड फकीर, एक बार का रेफरेंस है कि जब 46 वगैरह में बहुत अकाल पड़ा था हिंदुस्तान, खास करके बंगाल, बिहार वगैरह के रीजन में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा। उन दिनों गांधी जी बिहार में ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो
वायसराय ने लिखा कि साहब यहाँ बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ पर उपद्रव हो जाएगा, अकाल पड़ा है, इसलिए हम लोग को जल्दी पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर कर देना चाहिए। हम लोग को हिंदुस्तानियों को आजादी देके पिंड छुड़ाना चाहिए। उसमें वेबल यहाँ पर गवर्नर जनरल थे और विंस्टन चर्चिल वहां प्रधानमंत्री थे। चर्चिल इतना नफरत करता था कि इतना लंबा चौड़ा कम्युनिकेशन में वायसराय को और कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि इतना अकाल पड़ा, बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, तो कहा कि गांधी मरा कि नहीं मरा। सोचिए कितना नफरत करता था चर्चिल। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि जब चर्चिल वॉन दी वॉर बट ही लॉस्ट द इलेक्शन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जीता लेकिन चुनाव हार गया। उसके बाद क्लेमेंट इटली बना, तो इटली वादा किया था हिंदुस्तान को आजादी देने का। तो एनीवे, तो वायसराय माउंटबेटन ने उनको खबर भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते। बोले हम तो बिहार में घूम रहे हैं। सोचिए स्ट्रेंथ की बात बता रहे हैं, ड्रीम और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन, इसको समझिए। तो उनको कहा कि ठीक है, हम अपना पर्सनल प्लेन भेज देते हैं। तो कहने हम तो थर्ड क्लास में चलते हैं। थर्ड क्लास से चल करके वहां पहुंचे। कहता है कि वो फकीर लाठी लेकर जब वायसराय के भवन में पहुंचा और वो गोल्डन और सिल्वर के चेयर पर डंटा के सहारे बैठा, तो वहां एसी बहुत चल रहा था, तो ठंडा लगने लगा इनको। तो देखा कि तो धोती ओढ़े हुए थी, कांप रहे थे। तो लेडी माउंटबेटन जाकर के एसी बंद करके रूम का सारा चीज ठीक। तो पूछा वायसराय कि आप इतना कपड़ा क्यों पहने हुए हैं। तो बोला कि आप इतना कपड़ा पहन लिए हैं ना। किसी ने पूछा क्या कितना कपड़ा कम पहने हुए हैं, क्यों? तो बोले कि वायसराय इतना पहन लिए हैं कि मेरे बराबर हो जाता है, मेरे बदले भी वही पहन लिए। सोच करके देखिए कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सपनों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो जब आप सपने देखते हैं तो आपके पास स्ट्रेंथ आता है, और सबसे पहला स्ट्रेंथ जो जिसमें हम लोग लैक करते हैं वो है मेंटल स्ट्रेंथ। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेंटल स्ट्रेंथ का 3 पोर्शन है। पहला है इमोशनल स्ट्रेंथ। इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखिए। कोई आदमी कहता है ना कि बड़ा मजबूत आदमी है, तो मजबूत का क्या मतलब है? मजबूत का पहला मतलब है मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक रूप से मजबूत है कि नहीं। और मानसिक रूप से कोई मजबूत है कि नहीं, इसका 3 पहचान है। पहला पहचान है उसका इमोशनल स्टेबिलिटी। कोई व्यक्ति अगर मानसिक इमोशनली बहुत अनस्टेबल है तो आदमी मजबूत नहीं हो सकता है। इसको हम लोग देहात भाषा में, मगही भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं तुनुक मिजाजी। तुनुक मिजाजी अगर है आप में या किसी में है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। बात बात पर पिनक जाना, बात बात पर इमोशनली अनस्टेबल हो जाना, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना, किसी बात पर भड़क जाना। और ये मजेदार बात है कि आज हम इसको पढ़ रहे थे, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में लिखा है कि फॉर बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, फॉर बिकमिंग ए सक्सेसफुल लीडर, either in the field of politics or in the field of business, you need to become mentally very tough. आप किसी बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन में, डॉक्टर हैं आप, तुनुक मिजाजी हैं, नहीं सफल हो पाइए। आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, वकील हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई दुकानदार हैं, आपको स्ट्रेंथ का पहला पहचान है कि आप इमोशनली स्टेबल हैं कि नहीं। इस चीज को चेक करने की जरूरत है, और हम लोगों के बिजनेस में ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। इफ यू आर इमोशनली वेरी अनस्टेबल, दैट मीन्स यू आर इमोशनली वीक। कितना बार गांधी जी को प्रोवोक किया गया, कितना बार, कभी प्रोवोक नहीं होते थे। बहुत बार उनको प्रोवोक करने की कोशिश की गई। आप देखिएगा कि जो आदमी बहुत, अब रतन टाटा गुजर गए, आडवाणी जी, सॉरी, अटल जी चले गए, all these successful people, they don't get retaliated emotionally। आप थोड़ी देर के लिए आप उससे सहमत हो ना हो, अडानी पर कितना बड़ा लगा आरोप अमेरिका में कि साहब 2200 करोड़ इसने घूस दिया, वहां पर केस हो गया, वारंट निकल गया, वगैरह वगैरह। कभी अडानी का कोई इमोशनली अनस्टेबल वक्तव्य सुने हैं टीवी पर? क्या सिल जी, कोई सुना? अडानी, आप उससे सहमत हो ना हो एक अलग इशू है, लेकिन इमोशनली कितना कितना
स्टेबल आदमी है। तो आपको इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो स्ट्रेंथ में सबसे पहले आपको इमोशनल स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब होता है आप फोकस्ड रहते हैं कि नहीं, मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं, और विपरीत परिस्थिति में आप डिटरमिन्ड रहते हैं कि नहीं। स्ट्रेंथ का, मेंटल स्ट्रेंथ का दूसरा इंग्रेडिएंट, पहला हम बता दिए इमोशनल स्टेबिलिटी, दूसरा है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब क्या है? मेंटल टफनेस का मतलब है कि किसी भी स्थिति में तीन चीज आप के पास है कि नहीं। पहला, आप फोकस्ड हैं कि नहीं, दूसरा मोटिवेटेड है कि नहीं, और तीसरा डिटरमिन्ड है कि नहीं। आप देखते हैं ना, आप अभी एक पिक्चर हम देख रहे थे, 12 फेल, 12वीं फेल। आप लोग सब लोग, पता नहीं आप लोग देखेंगे नहीं देखें, उस पिक्चर को देखिए, क्या उस लड़के का मेंटल टफनेस था, मनोज शर्मा का। आटा चक्की में रात में काम करता था, वहीं पर सो जाता था, फिर वहीं पढ़ता था। लाइब्रेरी में काम कर रहा था, अखबार बेच के पैसा दिया, भड़क गया कि तुम पैसा चुरा लिया, भाग निकल गया वहां से। तो दूसरा हुआ मेंटल टफनेस। और इस मेंटल स्ट्रेंथ का तीसरा चीज है कॉग्निटिव स्ट्रेंथ। इसको समझ लीजिए, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन। चीजों को आप क्रिटिकली सोच पाते हैं या नहीं, समस्याओं को समाधान करने के लिए आप तत्पर हैं या नहीं, और सबसे बड़ी चीज, आप नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर हैं कि नहीं। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेंथ। तो मेंटल स्ट्रेंथ का ये तीन इंग्रेडिएंट है, इमोशनली स्टेबल होना, मेंटल टफनेस होना, और तीसरा कॉग्निटिव हेल्थ, यानी आपका ब्रेन आपको सीखने की इजाजत दे रहा है या नहीं, प्रॉब्लम को ठीक से समझ करके सॉल्व करने की इजाजत दे रहा है या नहीं, और चीजों को क्रिटिकली आप एग्जामिन कर रहे हैं कि नहीं। सोचिए ना कि अगर कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई प्रॉब्लम आया, कोई मरीज आया, अगर वो क्रिटिकली नहीं सोच पाए, अगर वो लगातार डॉक्टर सीखने के लिए तैयार नहीं। हम देखते हैं डॉक्टर विमल बिहारी जी का, हर दिन या अल्टरनेट डे पर किसी न किसी प्रोडक्ट पर, अपने ही डॉक्टर हैं, इज ए क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर, इज पोस्टेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक एक छोटा छोटा एक एक मिनट का वीडियो बना के डालते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र का भी टॉक आप 2-3 दिन पहले सुने थे। तो ऑलवेज विलिंग टू लर्न। इसी में एक चीज और बताते चले जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको जानना चाहिए। कहता है कि क्या पहचान है, व्हाट आर द कैरेक्टर एंड इंग्रेडिएंट ऑफ स्ट्रेंथ। संबल का क्या पहचान है और उसके क्या गुण है। कैसे पहचानिएगा किस व्यक्ति के पास संबल है, स्ट्रेंथ है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला चीज होता है इसके पास करेज है कि नहीं। करेज का मतलब उसका हिंदी में आप क्या कहिएगा? आई एम नॉट फाइंडिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। करेज का मतलब साहस, साहस है कि नहीं। कोई चुनौती आया तो उससे लड़ने की साहस है कि नहीं। स्ट्रेंथ का पहला इंग्रेडिएंट ये, पहला तत्व ये है कि आपके पास साहस है कि नहीं। दूसरा, आप टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। अब आप सोचिए ना, कुश्ती होता है तो पहलवान के पास ताकत है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वो टिका हुआ है। बैट्समैन के पास ताकत है, टिका हुआ है क्रीज पर, और जब वो टिका रहता है तो जीतता है। इस बिजनेस में भी टिका रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरा सा 2-4-5 महीना 6 महीना साल भर गड़बड़ाया कि भागा भागी शुरू कर, न हो तो वो, न हो तो वो, न हो तो वो। परसिवियरेंस इसको बोलते हैं। दूसरा, तीसरा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंपैथी। इंपैथी का मतलब होता है कि दूसरे के स्थान पर जा करके उसकी तरह सोचना और उसके बाद उसके समाधान को निकालने का प्रयास करना। इंपैथी का मतलब होता है दूसरे के जूते में पैर डालना। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, उसके पास मरीज एकदम छटपटाते हुए आया,
डॉक्टर के पास अगर स्ट्रेंथ है तो वो उस मरीज के स्थान पर जा करके सोचेगा कि अगर हमको ये हो रहा होता तो हमको कैसा फीलिंग होता। या इस बिजनेस में कोई लीडर है तो वो लीडर किसी से बात कर रहा है तो उसके स्थान पर जाकर के ये सोचने का प्रयास करेगा कि वो मेरे स्थान पर वो रहता तो कैसा। अब राजा राम है, पुलिस की वर्दी में है, पुलिस लाइन में है, उसके बाद भी प्रोडक्ट रिटेल कर रहा है, लोगों को लाके प्लान दिखा रहा है, तो उसके स्थान पर जाके आप सोच रहे हैं कि नहीं कि कैसे वो बैरक में लोगों से बात करता हूं। बच्चू जी जहानाबाद में है, परिवार की पूरी चुनौती है, दुकान में भी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं लगातार, बच्ची सारा चीज है। तो अब जो इनके अपलाइन है क्या उस इंपैथी में है कि नहीं, वहां जाके वो बैठ करके वो कैसे काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का चौथा सबसे महत्वपूर्ण अवयव है दया। कमजोर आदमी दयालु नहीं होता, याद रखिएगा। दयालु हमेशा मजबूत आदमी होता है। वो एक कहावत है ना इनका, हमको लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर का है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल है। तो क्षमा दया जो है वो मजबूती की पहचान है, कमजोर की पहचान नहीं है। कोई कुछ बोल दिया, आप भिड़ गए साले, मार के तुरंत गिराइए दें, कमजोर आदमी की पहचान। किसी ने कुछ बोल दिया, आप तुरंत रिएक्ट कर गए हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आप एकदम पिनक के एकदम बिगड़ल हैं। आपके पास काइंडनेस है कि नहीं, दया है कि नहीं, करुणा है कि नहीं, जो संसार का सबसे बड़ा। और इस बिजनेस में तो हम लीडर्स लोगों, जो भी लीडर्स हैं, यू फील दैट, ये भाव सारा आ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो कहता है कि स्ट्रेंथ का अंतिम इंग्रेडिएंट तो ये है कि क्या उस दया के भाव से आप देने का समथिंग, गिविंग एटीट्यूड आपके पास है। एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, दान का सिद्धांत। एक चीज हमेशा याद रखिए, हम एक बार शायद चर्चा किए थे या शायद नहीं भी किए होंगे। एक चीज को याद रखिए, ईश्वर ने इस मानव जाति को, इस पर एक वीडियो भी हम बनाए थे बट उसको थोड़ा बहुत शार्प निकल गए थे हम लोग। इस चीज को समझिए कि ईश्वर ने मानव जाति को 3 वरदान दिए हैं। इस वरदान को याद रखिए, सबके पास है, लेकिन कोई उस वरदान का उपयोग कर पाता है, कोई उस वरदान का उपयोग नहीं कर पाता। पहला वरदान है, इस धरती पर मानव जाति को छोड़ करके किसी को भी फ्रीडम एंड पावर टू चूज नहीं है। यानी किसी चीज को चुनने की आजादी और चुनने का विकल्प सिर्फ इंसान के पास। विकल्प चुनने और आजादी चुनने की शक्ति सिर्फ मानव जाति को भगवान ने दी, जानवर को नहीं है। जो ले लिया, बिक गया, चला गया, विकल्प नहीं। आपके पास विकल्प है, आप कुछ भी बन सकते हैं, ये विकल्प है आपके पास। ये पहला, जैसे मैंने कहा गांधी चूज टू फाइट, यू चूज टू बिकम एंटरप्रेन्योर, यू चूज टू बिकम डू समथिंग एक्स्ट्रा। आप जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ करने का आपके पास विकल्प है, या आपने चुना है, चूज किया है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रकृति के सिद्धांत। ये मानव जाति को भगवान ने कुछ सिद्धांत दिए हैं जो काम करता है। उसमें बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए, और उस सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ एट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग। एट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचिएगा, जो करिएगा, जैसा बोलिएगा, जैसा करिएगा वैसे, कहता ना कि जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। ये ईश्वर का एक अमूल सिद्धांत है। दूसरा लॉ ऑफ नेचर उसको बोलते हैं। प्रकृति के कुछ सिद्धांत है,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ टीथिंग का, देने का। आप विद्या दीजिएगा, आपका विद्या बढ़ेगा। आप परोपकार कीजिएगा, आपका बढ़े। वो सब चीज उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अंतिम जो तीसरा गिफ्ट गॉड ने दिया है मानव को, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको समझने की जरूरत है। और उसको बोलते हैं पावर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का की शक्ति। ये गॉड ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी। साइंस बताता है कि कॉग्निटिव ब्रेन इंसान का जितना डेवलप्ड है, इमोशंस, क्रिटिकली एनालाइज करने का, चीजों को उस रूप में समझने का, ये शक्ति इस धरती पर किसी जीव को नहीं दिया हुआ। तो ये तीसरी सबसे बड़ी शक्ति गॉड ने दी। और ये जो इंटेलिजेंस है वो चार तरह का होता है। हम जल्दी से बता के फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है फिजिकल इंटेलिजेंस। आप कभी सोच करके देखे हैं कि ब्रेन अपने आप काम कर रहा है? रात में आप सोए हुए, फेफड़ा सांस ले रहा है। आपने कभी सोचा है कितनी बड़ी शक्ति दी है भगवान ने? हार्ट का इंटेलिजेंस, हार्ट पंप करते रहता है, सब एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है। लंग्स खून को साफ करता है, फिर वो हृदय में जाता है, हृदय साफ खून को शरीर में भेजता है। ये सब, ये इसको बोलते हैं फिजिकल इंटेलिजेंस। मच्छर काटता है, हाथ से मार देते हैं। पहला फिजिकल इंटेलिजेंस। दूसरा मेंटल इंटेलिजेंस, आईक्यू जिसको बोलते हैं, बड़ा तेज आईक्यू का है मेंटल इंटेलिजेंस, और ये हमेशा बढ़ाया जा सकता है। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं। इमोशनल, इस चीज को समझने की जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब वही होता है कि इमोशनली आप, ये जो इमोशंस है ना, ये इमोशंस इस मैग्नीट्यूड में भगवान ने सिर्फ इंसान को दिया है। इंसान के बाद सबसे ज्यादा इमोशंस कहा जाता है डॉग में होता है, कुत्ते में होता है। दे आर वेरी इमोशनल, इसलिए देखते हैं अपने मालिक के साथ कैसे अटैच्ड हो जाता है। तो जो तीसरा गिफ्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन जो चौथा, इसी तीसरे गिफ्ट का जो चौथा है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण, इसको स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी बोलते हैं। और ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, इस पर 2 मिनट हम आपसे जरूर आज बात करें। देखिए क्या है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आप अभी हाल में रतन टाटा की मृत्यु हुई। आप रतन टाटा को भी जानते हैं, आप अडानी को भी जानते हैं, आप अंबानी को भी जानते हैं, और बहुत सारे लोगों को जानते हैं। इंटेलिजेंस का गिफ्ट भगवान ने इंसान को दिया है कि इंसान अगर इसको डेवलप करे, इसका प्रयोग करे, तो अपने लिए ढेर सारे दोस्त, ढेर सारे एसेट और ढेर सारे लीगेसीज क्रिएट कर सकता है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन के कई एक उदाहरण दुनिया में है। आप इस बिजनेस में ही देख लीजिए डॉक्टर ब्राइच को, कितना स्पिरिचुअली लोगों को, इसको एकदम एकदम आम आदमी की भाषा में आपको बता देते हैं इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। क्या आप ईमानदारी से किसी व्यक्ति को मन से आशीर्वाद देते हैं? कि ग्रो कर जाता तो बड़ा अच्छा रहता, ये शुड ग्रो, अच्छा रहता कि ये ग्रो कर लेता, अच्छा रहता। मन से आशीर्वाद है, चाहे वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी सोचे। तो ये जैसे ही स्पिरिचुअल इस इंटेलिजेंस आपके अंदर आता है, आपके अंदर पैशनेस, आपके अंदर उत्कृष्टता, और आपके अंदर वो चीजें बढ़ जाती है। तो 2 चीज को हम लोगों ने अभी टच किया। पहला है ड्रीम। जब आप ड्रीम देखना बंद करते हैं, तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका एक्शन सब अकॉर्डिंगली ब्लंट हो जाता है। आप सोचिए ना, कैसे एक बहुत बड़ा राइटर हुआ, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। वो एंग्लो इंडियन था, बॉम्बे में जन्म लिया, रुडयार्ड किपलिंग। उसने एक किताब लिखी है व्हाइट मैन्स बर्डन। वो लिखता है कि अंग्रेज जो हिंदुस्तान पर शासन कर रहा है एक तरह से, या पूरी दुनिया पर शासन कर रहा है, दुनिया को गुलाम बनाया, ये अंग्रेज लोग एहसान कर रहा है, व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हम लोगों को आदमी बना रहा है, सिविलाइज्ड कर रहा है। मैकॉले, जिसने भी हिंदुस्तान की शिक्षा नीति पहली बार बनाई,
उसने क्या किया था, सबसे पहला काम किया था कि हिंदुस्तानियों और फॉर दैट मैटर दुनिया में जितने भी कॉलोनी थे, जितने भी गुलाम मुल्क थे, वहां के लोगों के ड्रीम देखने की शक्ति को ही छीन लिया। कहा कि तुमको ड्रीम नहीं देखना है, यू हैव नो राइट टू ड्रीम। यानी जिस दिन सपने देखना बंद, उस दिन आपका सामर्थ्य, आपका शौर्य, आपकी शक्ति समाप्त। तो ड्रीम का शक्ति के साथ, संबल के साथ सीधा संबंध। और तीसरी और अंतिम चीज है, उसको बोलते हैं समर्पण। समर्पण भाव से, समर्पण का मतलब सबसर्विएंट नहीं होता है। कोई आदमी अगर किसी के प्रति समर्पित है तो इसका मतलब उसकी गुलामी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। समर्पण का मतलब यह भी नहीं है कि रोज उसको प्रणाम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो आ गया तो खड़ा हो गया, जैसे माता पिता है तो खड़ा हो गया, ठीक है, वो समर्पण का भाव है। लेकिन समर्पण एक भावना है जहां आप के अंदर विद्रोह भी होता है, लेकिन आप उस स्थिति में जाकर के सोचते हैं और फिर उसको, जिसको बोलते हैं ना एम्पैथी, उसको वहां पर, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी के प्रति समर्पण है, आपके मन में अचानक भाव आता है कि नहीं समर्पण खत्म करें, तो आपको वहां जाकर के सोचना पड़ेगा, उसके स्थान पर जाकर के सोचना। तो समर्पण के बारे में कितनी चीजें कही गई है, उसको हम नहीं दोहरा रहे हैं। सोच लीजिए ना कि कितनी शक्तिशाली सेना कौरवों की थी, एक से एक योद्धा। दुर्योधन अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा, कर्ण, अश्वत्थामा, 100 भाई, एक से एक योद्धा, जिसके पास भीष्म, जिसके पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। उस सेना में सिर्फ एक चीज की कमी थी, दुर्योधन में सिर्फ एक चीज की कमी थी, तो समर्पण का अभाव। और समर्पण के अभाव ने महाभारत के युद्ध में 11 अक्षुणी सेना को हरवा दिया। और वहीं पांडव का, खास करके अर्जुन के समर्पण का भाव ने उसको इतिहास में अमर कर दिया। और अर्जुन के कारण ही इस विश्व को गीता ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त हुआ। गीता को गॉड सॉन्ग बोला जाता है, ईश्वर की का गाना। तो अगर अर्जुन न होते, उनका समर्पण न होता, तो कदाचित इस विश्व को गीता का अमृत नहीं मिला होता। तो ये समर्पण का ये खेल है। अब हम लोगों को एनालाइज इन चीजों पर करना है कि हम जहां आज खड़े हैं, कदाचित कहीं न कहीं हमारे सपने कमजोर हुए हैं। अब मैं आज बहुत बात नहीं करूंगा, रैप अप कर रहा हूं। कुछ चीजों को नोट करिए। और आज हम जानबूझ करके कोई पावर पॉइंट नहीं कर रहे, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। मुरेजबर्ग करके एक स्टेशन था, मर्जबर्ग करके कुछ था स्टेशन, वहां रात भर वो ठंडे में रहे और एक ड्रीम लिया कि यहां पर जो इंडियंस रहते हैं, इनको इस सिविल राइट्स जो इनको डिनाई किया गया है, इसको हम पूरा करा करके देखें। मुर्सबर्ग में फेंका गया था, यस राइट, थैंक यू उमेश बाबू। तो उठा करके फेंक दो, वो एक ड्रीम लेकर के गए और फिर पूरी स्टोरी है उनकी। गांधी जी कई बार एक्सेप्ट करते हैं कि ना हमको अच्छा से बोलने आता है, न मेरा पावर ऑफ कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग था, न मेरा शरीर उतना स्ट्रांग था। लगातार बीमार रहते थे गांधी जी। बाद के वर्षों में जब बहुत वेजिटेरियन हो गए, फिर उन्होंने सिर्फ बकरी का दूध लेते थे, एनीमा लगातार उनको देना पड़ता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था। एनीवे, तो ड्रीम का पावर ये बताया कि वहां से वो ड्रीम लिए और ले करके फिर वहां सफल हुए, बाद में हिंदुस्तान आए। तो वो जो पावर ऑफ ड्रीम उनको समझ में आया कि हम जब ड्रीम कोई चीज का देखते हैं, तो अपने अंदर जो ब्रेन होता है, उसमें न्यूरॉन्स होता है, उसको एक्टिवेट करता है, वो सोल को जागृत करता है, सोल अकॉर्डिंगली आपको एक्शन कराता है, और एक्शन से फिर उन चीजों को आप प्राप्त। हमारे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि इसमें ब्रेन के कुछ पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं, बस उस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे कि कौन सा